सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा, जिसमें कंप्लीट मॉडल पेपर होगा कि एग्जैक्टली बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस टाइप का आता है। ओके, ये वीडियो देखने के बाद इसमें आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा कि आपको ये ना पता रहे कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है। ओके, और इसके साथ ही हम जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। और साथ में हम जो पार्ट बी है, पार्ट ए यानी कि जो MCQS है, और पार्ट बी यानी कि जो अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसको हम आज के वीडियो में ओनली क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम जो MCQS है उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसके फ्रंट पेज पे ही जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए। पूरा चीज़ें दी गई होती हैं, यही सारे जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 1 to 7 ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। ओके, जिसमें जो पार्ट ए होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ओके, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क्स का होता है। ओके, तो और इसके जो आंसर होते हैं वो आंसर शीट में नहीं लिखने होते हैं, वो आपको OMR शीट मिलती है। ओके, जिसमें आपको फिल करना होता है। हर क्वेश्चन के आगे 4 जो ऑप्शन है उसके बने रहेंगे, जिसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उस ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा? फिल करना होगा। ओके, तो इस तरह से जो क्वेश्चन 1 से 20 यानी कि जो आपका पार्ट ए होता है वो आपका MCQS होता है। एंड इसके बाद आपका आता है क्या? पार्ट बी, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपका रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें ये आपका पैराग्राफ दे दिया और उस पे बेस्ड क्या रहेगा? क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद जो राइटिंग स्किल्स है उसमें आपको लेटर मिलेगा। ओके, देन आपको ये एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, उसके बाद जिसमें हिंट दिया रहेगा। ओके, इसके बाद आपको कोई आर्टिकल लिखना हो सकता है। ओके, इसके बाद फिर आपका ग्रामर सेक्शन आता है। ग्रामर सेक्शन में आपको स्पीच आ गई, वॉइस जो होते हैं, ठीक है ना, वो हो गए। फिर आपका पंक्चुएशन हो गया। ओके, और ट्रांसलेशन। ओके, इसके बाद आपका जो लिटरेचर होता है यानी कि जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री उस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो वो आपको कुछ इन जैसे कुछ 4 मार्क्स के हो गए, कुछ 3 मार्क्स के हो गए, और आपको वर्ड्स बताए गए रहते हैं कि 60 वर्ड्स के हैं या 40 वर्ड्स के हैं। ठीक है, ऐसे करके ये आपके बाकी के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं क्या? जो MCQS यानी कि पार्ट ए है उसको। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 to 3 आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड करना है। देन इस पे 1 2 3 क्वेश्चंस जो हैं इस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज देखिए, सबसे पहले ना जब भी हम पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करते हैं तो एक बार सरसरी निगाह से
हमको क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा टाइम किल नहीं होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी आर अनएबल टू हियर अ साउंड इफ, यानी कि इससे रिलेटेड जो पार्ट आएगा उसको हम माइंड में फिट करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, ओके। बाकी अभी हम जब वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसको हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे, बट अभी हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो पैराग्राफ पढ़ते ही हम आंसर देना स्टार्ट कर देंगे, ओके। विच वर्ड इज द विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके इस पैराग्राफ पे बेस्ड हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, ओके। इस जो ये पैराग्राफ है इसमें जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जो एक्सट्रीम होता है यानी कि अति, किसी भी चीज़ की जो अति होती है, ओके, वो किसी भी सिचुएशन में सेम होती है, ठीक है। आगे क्या है वो जब हम पढ़ेंगे तो पता चले वो 2 अति क्या है, यानी कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल ना रहे, ओके। यानी कि चाहे वो पॉजिटिव वे में एक्सट्रीम हो, अत्यधिक हो, या नेगेटिव वे में अत्यधिक हो, ठीक है। यानी कि एकदम से ना हो या फिर एकदम मतलब पूरा बहुत ज़्यादा ही आपके पास कोई चीज़ हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ही बुरी होती हैं, ये दोनों ही खराब चीज़ें होती हैं, ये हमें इस बेकार कर देती हैं, ओके। व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम। अब आगे के लाइंस में वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो एक्सट्रीम है, किसी भी चीज़ का चरम कह लीजिए, अत्यधिक अधिकता कह लीजिए, ठीक है, कि वो किस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए कहते हैं ना, अच्छाई भी एक्सट्रीम लेवल की हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और अच्छाई का अपोजिट बुराई, तो बुराई भी एक्सट्रीम लेवल की क्या हो तो वो बेकार होता है, ठीक है। या फिर अच्छाई आपकी एक्सट्रीम लेवल की हो वो भी बेकार है, और अच्छाई बिल्कुल ना हो वो भी क्या है, बेकार है। यानी कि सारी चीज़ों को हमारी लाइफ में क्या चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ओके। तो इस पैराग्राफ में बैलेंस को ही बताया गया है कि वो बेटर है, अत्यधिक कोई भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, ओके। तो when the vibrations of light are too slow we do not see them, जब जो प्रकाश की तरंगे हैं वो क्या होती हैं, टू स्लो, जब वो बहुत धीमी होती हैं, यानी कि जो लाइट होता है वो बहुत कम होता है, तो वी डू नॉट सी देम, तब भी हम उनको नहीं देख पाते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, वो स्लो का क्या पूछा था, स्लो का अपोजिट पूछा था। तो यहाँ पे देखिए कि बोल रहे हैं कि जो प्रकाश है, क्वेश्चन नंबर 3 वाले में ये था कि जब जो वाइब्रेशन है लाइट का, प्रकाश की जो तरंगे हैं वो जब बहुत स्लो होती हैं तब भी हमें नहीं दिखाई देती हैं, और जब वो बहुत रैपिड होती हैं, बहुत तेज होती हैं, यानी कि स्लो का अपोजिट क्या हो गया, रैपिड, तो भी हमको क्या होता है, वो दिखती नहीं है, ओके। तो इस तरह से हमको एक क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो पता चल गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, सो द विद साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, ओके। जब जो साउंड है वो भी बहुत धीमे स्वर में होता है, वेरी लो इन पिच, बहुत धीमे स्वर में होता है, वी डू नॉट हियर इट, हम उसे नहीं सुन सकते, ओके। और जब वो साउंड जो है वो क्या हो, आइदर ऑफ लाइट, सॉरी,
व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट, और जब वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है, तब भी हम क्या करते हैं, उसको सुन नहीं पाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से अगर आपकी आंखों के एकदम पास कोई चीज़ ला के रख दिया जाए तो भी आपको नहीं दिखेगा, और जब आंखों से बहुत दूर कर दिया जाए तो भी चीज़ें नहीं दिखेगी, यानी कि अति नज़दीक अति दूर कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। साउंड, आवाज़, ध्वनि जो है वो बहुत फास्ट कर दिया जाए, बहुत लाउड कर दिया जाए तो भी हमें नहीं सुनाई देगा, और बहुत स्लो कर दिया जाए तो भी हमें नहीं सुनाई देगा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे शायद साउंड की ही बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमें ध्यान में रखना है, कहाँ से, सो विद साउंड hear it either, ओके। फिर क्या है, ऑफ लाइक नेचर इज डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस, ओके। और जिस तरह से ये तो अभी प्रकाश और साउंड इनकी बातें की गई है, ये जो नेचर है, नेचर में भी सबका जो नेचर होता है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी जो ह्यूमन का जो प्रकृति होता है, जो उनका बिहेवियर होता है, उसमें भी ये चीज़ लागू होता है, ठीक है। कि डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मीन्स जो लोग हर चीज़ पे क्या कर देते हैं, जो विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, ठीक है ना, उसमें रुकावट अवरोध लाते हैं, उनको रेसिस्टेंस बोलते हैं। और नॉन रेसिस्टेंस मीन्स जो ये विरोध न करें, ओके। तो इनके बीच में, इनके नेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो भी कि जो अति हमारे नेचर में भी वो रूल अप्लाई होता है कि अति किसी भी भावना की, ये तो आपने प्रकाश, साउंड, इन सब का देख लिया, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसमें भी किसी भी चीज़ की अति नहीं होना चाहिए। कुछ लोग देखोगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनका एंगर इशू होता है ना, तो वो भी ख़राब होता है, और बिल्कुल एंगर ना हो ये भी हमारे लिए ख़तरनाक होता है, ओके। तो आगे देखिए, वन मैन डज नॉट रेसिस्ट बिकॉज ही इज़ वीक, लेजी एंड कैनॉट, ठीक है। वो इंसान जो रेसिस्ट नहीं करेगा, मतलब किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है वो इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि या तो वो वीक होंगे, या फिर लेज़ी होंगे, या फिर वो उस लायक ही नहीं होंगे कि वो आवाज़ उठा सके, ठीक है। या ये तो ये कंडीशन हो गई जो रेसिस्ट नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है, विरोध नहीं करते। दूसरी कंडीशन क्या है, द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इररेसिस्टेबल ब्लो इफ ही लाइक्स, ठीक है। और वहीं पे कुछ लोग के पास इतना प्रबल उनके पास ये पावर होती है कि वो पूरी अपनी पावर के साथ क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, अपना प्रहार लगा के वो चाहे तो उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, ओके। येट ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेस्ड हिज एनिमीज, और जो इस टाइप के लोग होते हैं जो हर चीज़ में अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो अपने लिए दुश्मन तैयार करते हैं। तो ये भी तो नहीं सही है कि जो हर चीज़ में आवाज़ उठाएगा उसके दुश्मन बनते जाएंगे, ओके। और जब दुश्मन ज़्यादा रहेंगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो द वीक हु शोस नॉन रेसिस्टेंस इज oppressed while the stronger one commits a sin if he offers resistance, ओके। यानी कि जो वीक है, जो कमज़ोर है, जो आवाज़ नहीं उठा सकता, जो किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसको लोग क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं। वहीं पे जो मजबूत लोग होते हैं वो अपनी ताकत के दम पे पाप कर बैठते हैं,
सिन मीन्स क्या होता है, पाप करना, ठीक है। तो वो लोगों को मतलब बिना मतलब की चीज़ों में भी वो टांग अड़ाते हैं, है ना। जिनको आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जब पावर हाथ में आती है ना तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसका यूज़ कर पाते हैं। जनरली लोग सही जगह पे यूज़ करें तो आपको अपनी पूरी सोसाइटी ही अच्छी दिखेगी, लेकिन आप अपने अगल बगल हर जगह देख लीजिए, जिनके पास पावर होता है वो उसका मिसयूज़ ही करते हैं, और जिनके पास पावर होता नहीं है वो फिर अपना चुपचाप उसको सहन करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका ये पैराग्राफ, जिसमें आपको बताया गया है कि जो एक्सट्रीम, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है, ओके। जिसको संस्कृत में कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज़ का जो अति होता है वो वर्जित है, वो नहीं करना चाहिए, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई। और हमने यहाँ पे आपको मार्क किया था कि जब साउंड बहुत ज़्यादा क्या हो, स्लो हो या हाई हो, तो यानी कि हाई और लो का एक्सट्रीम हो तो हम उसको अनेबल, हम उसको सुन नहीं सकते, इसलिए इट इज़ टू स्लो, इट इज़ टू हाई, ये दोनों सही है, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन रीड करके आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, ओके, कि जो दो एक्सट्रीम्स हैं, अधिकता है, वो उससे क्या मतलब है, उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट लाइन में ही टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव, ओके, एंड एक्सट्रीम नेगेटिव, यही दो चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए ऑप्शन क्या है, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, नो। एक्सेस यहाँ पे ये नहीं ना बताया गया है, वहाँ पे तो हमको पैराग्राफ में ये बताया गया है कि दोनों जो एक्सट्रीम्स है वो क्या है, सेम है, ओके, उनके रिजल्ट सेम आते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, ठीक है, कि एक्सट्रीम पॉजिटिव जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव से बढ़िया होता है, तो ये रॉन्ग है, ओके। एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ये तो ठीक है, ये बात कही गई है, बट ये चीज़ आपके पैराग्राफ में नहीं बताया गया है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन, कि वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, चाहे वो एक्सट्रीम पॉजिटिव हो या एक्सट्रीम नेगेटिव, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट answer for the question number 2, okay. Now the question number 3, which one is which word is the in the passage is opposite of slow। तो हमको आई थिंक पैसेज देखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्लो का अपोजिट क्या होगा, रेसिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। सो ऑप्शन नंबर बी is the correct for the question number 3, rapid, okay. Now question number 4 to 8 क्या करना है, choose the correct option to answer the following, okay। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपको करना है, जो कि आपका ग्रामर बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आई स्पेस देयर विद माई पेरेंट्स, यहाँ पे आपको फिल करना है, ओके, ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो ऑप्शन ए क्या है, विल गो, तो आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, तो ये तो सही हो जाएगा, ओके। आई के साथ विल यूज होता है, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, करेक्ट। फिर है आई वेंट, वेंट अगर हम यूज कर लें तो देखते हैं, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, ओके, डेफिनेटली ये हम यूज कर सकते हैं
मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ओके, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है रूल, आपको जो मेन वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में यूज होता है। तो गो वेंट, वेंट यहाँ पे है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी भी राइट है एंड ए भी राइट है। ओके, अब डी क्या है, सॉरी सी क्या है, हैड गॉन। ओके, तो आई हैड गॉन देयर विद माई पेरेंट्स। तो देखिए हैड लगा हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है ना, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डेफिनेटली ये भी सही होगा। तो जब ए बी सी तीनों सही है तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है ना, वो हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इस आपको इतना टाइम नहीं लगेगा बट मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड चीज़ों की आपके माइंड में क्या हो जाए, एक अच्छी खासी रिवीजन हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। यहाँ पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसमें आपको बताना है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अगर आप कोई भी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए हमेशा क्या रहते हो, उत्सुक रहते हो, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। मैंने आंसर हिंदी में बता दिया, अब आप इंग्लिश में बता सकते हो। कॉशंस, ठीक है, कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। तो आपको पता है कि जो इंसान जो इंसान क्या होता है, क्यूरियस होता है, ठीक है, इट मीन्स कि क्यूरियस का मीनिंग ही होता है कि जो पर्सन, जो इंसान हर चीज़, हर नई चीज़ के बारे में जानने के लिए वो पागल रहे, उसको क्यूरियस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको अरेंज करना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। ओके, तो है क्या, लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। ओके, तो इसमें आपको जानते हो सबसे पहले आपको और कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑप्शन पढ़ते जाएंगे, हमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर। ये तो पढ़ते ही आपको रॉन्ग लग रहा होगा, ठीक है, कोई सेंस नहीं आ रहा है। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, आप देख ही रहे हो कि जो माई है वो कहाँ पे शेयर के साथ लगा हुआ है। ओके, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। ओके, इट सिम्स करेक्ट, बट लास्ट वाला भी देख लेते हैं, टू शेयर माई ब्रदर हिज टॉय लव्स, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। सो देखिए ये एग्जैक्टली सही है आपका, माई ब्रदर लव्स, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे है, लव्स यानी कि आपका मेन वर्ब, टू शेयर हिज टॉयज। ओके, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके सारे पार्ट्स क्या हैं, सही जगह पे रखे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वर्ड प्रॉब्लम से है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपका वर्ड मीनिंग से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, यानी कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, मिसस्पेल्ड यानी रॉन्ग है। राइट 3 जो है वो आपके राइट हैं और एक जो है आपका वो रॉन्ग है, ठीक है। तो अबॉन्डेंस पहला ही रॉन्ग हो गया, तो आई थिंक कि बाकी के तीनों क्या हैं, राइट हैं, बट एक बार देख लेते हैं। अटेंडेंस, या दिस वन इज राइट, एक्सेप्टेंस आल्सो इज राइट, एंड एक्वेंटेंस ये भी आपका क्या है, सही है।
यहाँ पे क्या हो गया है, अबंडेंस। यहाँ पे अबंडेंस जो है ई हो गया है ना, डी ई, यहाँ पे डी ए चाहिए, अबंडेंस। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। वाई करेक्ट? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए जो है वो मिसस्पेल्ड है, ये गलत है, लेकिन हमको यही गलती चूज करना था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, sorry, question number 7. And now question number 8, he jumped the well to save the drawing girl. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि he jumped, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, तो in, into, from, at। ये देखिए, he jumped द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गया, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका इन होगा नो। जब देखिए ये ही जम्प्ड, वो वहाँ पे जाने के बाद भी रनिंग कंडीशन में है, वो स्विमिंग सॉरी जो लड़की डूब रही है उसको बचाने के लिए वो गया, दैट्स वाई इन नहीं इनटू लगेगा, ठीक है ना। जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है कि वो स्थिर ना हो, चलायमान हो, तो वहाँ पे इनटू यूज होता है। ओके, तो जब कोई चीज़ स्टेडी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब वहाँ पे इन यूज होगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हो गए। नाउ क्वेश्चन 9 to 10, यानी कि 9 और 10 वो भी आपके इस पैराग्राफ पे, इस पैसेज पे बेस्ड हैं। चलिए रीड करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं ऑप्शन। इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज। और क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। ओके, चलिए पढ़ते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan and 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. ओके, तो पैसेज है, इसको रीड करने के बाद आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि आपके ये किस चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो जो वो आपका चैप्टर है ना, द डायरी ऑफ एन.एस. फ्रैंक, ये उसी चैप्टर से है जिसका एक पैराग्राफ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने जो पोएम था उसको ख़त्म किया एंड वो बहुत ही सुंदर था, अच्छा था, ठीक है। इट वॉज अबाउट अ मदर, वो पोएम किसके बारे में था, तो इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक एंड अ फादर स्वान, ठीक है, विथ 3 बेबी डकलिंग, यानी कि जो वो पोएम था उसमें मदर डक, फादर डक और उनके 3 बेबीज डकलिंग थे, उनके बारे में वो पोएम था। और उसमें बताया गया था कि who were beaten to death by the father because they quacked too much, ठीक है। उस पोएम में बताया गया था कि जो बेबी डकलिंग्स थे तीनों, उनको जो उसके पापा थे, यानी कि जो फादर स्वान थे, वो मतलब काट लिए थे, जिससे उनका डेथ हो गया, ठीक है। वाई, वो आपको चैप्टर पढ़े होगे तो पता होगा कि इन्हें जो थी उनकी क्वालिटी क्या थी, वो बिल्कुल चैटर बॉक्स, यानी कि बहुत चटर पटर, बहुत बातूनी थी, ठीक है ना। तो उन्हीं पे बेस्ड ये पोएम समझ लीजिए। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, ठीक है। मिस्टर कीजिंग जो थे इस मजाक को सही दिशा में ले गए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, ठीक है, वो ये पोएम क्लास में रीड किए, किसके साथ, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और वो केवल पोएम ही नहीं पढ़े, इसके साथ साथ कुछ अपनी उसमें कमेंट्स, अपनी टिप्पणियां भी उसमें ऐड किए, ठीक है।
अपनी राय भी उस पोएम के साथ उन्होंने रखा, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और वो केवल एनए के ही क्लास में नहीं, ऐसी बहुत सारे क्लासेस में अपनी इस पोएम को और अपनी इन टिप्पणियों को सुना चुके थे, जो अपनी राय थी उसको दे चुके थे। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से जो आई हैवंट है वो एनए के लिए यूज़ हुआ है कि वो क्लास में बात करने के लिए क्या हो गई, अलाउड कर दी गई, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसकी वजह से उनको जो एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था तब से वो भी नहीं दिया जाने लगा। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर पढ़े हो, डेफिनेटली पढ़े होगे, तो आपको याद होगा कि एनए की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जाता था, कितना ज़्यादा वो बात करती थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन एनेज पोएम द डकलिंग एंड द फादर स्वान सिम्बोलाइज, जो डकलिंग है यानी कि जो बच्चे हैं और जो फादर स्वान है वो किसको सिम्बोलाइज करते हैं, मतलब किसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। चिल्ड्रन एंड पेरेंट, एनए एंड कीजिंग, एनए एंड नेबर, क्लास एंड स्कूल। तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बीच में डेफिनेटली नहीं। ठीक है, एनए एंड मिस्टर कीजिंग, इनके लिए डेफिनेटली, ये कीजिंग ही बात कर रहे हैं ना, वो जैसे धमका रहे हैं, एक तरह से कह लो कि जिस तरह से जो फादर स्वान है वो जो डकलिंग के चटर पटर करने से उनको बाइट कर लिए, काट के मार डाले, उसी तरह से जो मिस्टर कीजिंग है वो भी जो चटर पटर करेगा वो क्या हो जाएगा, उसको मैं भी मार डालूंगा। ठीक है ना, तो बस इतने से ही एने डर गई होंगी, फिर वो बात करना बंद कर दी होंगी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। तो ये जो चटर पटर जो डकलिंग कर रहे हैं वो एने के लिए कहा गया है, और जो उनके चटर पटर से परेशान है यानी कि फादर स्वान, वो है मिस्टर कीजिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. Okay, now question number 10. Mr. Keesing had assigned NA extra homework earlier because, जो मिस्टर कीजिंग हैं वो एनए को पहले ज़्यादा होमवर्क देते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, बिकॉज क्योंकि ही हेटेड हर, वो उसको हेट करते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनए वॉज पुअर इन मैथ्स, डेफिनेटली नॉट। एनए हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, नो, वो मिसबिहेव नहीं करती थी। एनए टॉक्ड टू मच इन द क्लास, यस, एनए चैटर बॉक्स थी। ठीक है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलती थी, दैट्स वाई क्या हो गया, उनको होमवर्क देते थे ज़्यादा। तो ये हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 जो है ये आपको क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके जो सप्लीमेंट्री है ना, उससे आपके ये क्वेश्चंस हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, मंडेला पास्ट ईयर्स इन जेल, जो मंडेला थे वो जेल में कितने साल बिताए। तो ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन बी 32, सी 30, डी 29। तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर ए 27 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन, सॉरी, ओहो, यस, 27 यानी कि 27 साल मंडेला को जेल में बिताना पड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, महाशीर इज फाउंड इन कुर्ग। महाशीर क्या है, एक फिश है, कैसी फिश है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, अ स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश,
अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। तो जो महाशीर है ये कुर्ग में पाया जाता है, जो कि एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द बस कंडक्टर वॉज अ मैन। जो बस कंडक्टर था वो कैसा आदमी था? तो आपको पता होगा वो बहुत ही मजाकिया किस्म का था। ठीक है, रूड डेफिनेटली नहीं, जॉली यस, सेल्फिश स्ट्रेंज नहीं, न वो सेल्फिश था, न स्ट्रेंज था, न रूड था, वो कैसा था? जॉली। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 13। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने अपना सी तक हाईलाइट कर दिया था, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं फिर से इसको करेक्ट कर सकती हूँ, बट आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ध्यान से आपको मार्क करना होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 to 15 आपका क्या है? रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपका पोएट्री से हो गया कि डोंट, ये पैराग्राफ है, इसको रीड करना है, देन 14-15 का आंसर देना है आपको। ओके, तो चलिए पहले पैराग्राफ, ये पोएम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम क्वेश्चन बाद में भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप द स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, ये बार बार किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, किसको? अमांडा को, कि डोंट बाइट योर नेल्स। ठीक है, कि अपने नाखून मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, जो अपने शोल्डर्स हैं उनको, उनका जो ये हम नहीं झुका लेते हैं, पीछे कुबड़ जैसा निकल जाता है, उसको हंच बोलते हैं। तो अपने शोल्डर्स को झुका के कुबड़ मत बनाओ। ठीक है, क्या करो? स्टॉप द स्लोचिंग, झुक के बैठना बंद करो। ठीक है, सिट अप स्ट्रेट, अपनी जो बैक है उसको सीधा करके सीधे बैठो अमांडा। ठीक है, ये अमांडा को बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन। अगर आपने ये पोएम पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको याद होगा ये चीज़ें कौन बोल रहा है? अमांडा बोल रही है? नहीं, ये तो अमांडा के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? हर पेरेंट्स। यस, उसके पेरेंट्स ही उसको बार बार उसकी जो गलतियां हैं उसको रियलाइज़ करा रहे हैं। आपको भी आपके पेरेंट्स या फिर आपके टीचर यही आपकी गलतियों को रियलाइज़ कराते हैं। ठीक है ना, बाकी सारे लोग तो आपकी गलतियों का क्या लेते हैं, को एंजॉय करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा हर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो स्पीकर है यानी कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस तरह से क्यों बोलते हैं, मतलब बार बार हर चीज़ के लिए क्यों टोक रहे हैं। अमांडा इज़ एन अनरूली गर्ल, मतलब वो किसी की सुनती नहीं है इसलिए बार बार उसको ऐसा बोलना पड़ रहा है। अमांडा रिमेन्स अनटेडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, he wants to scold Amanda. No. Amanda remains untidy. No. He wants to scold Amanda. No. Amanda is an unruly girl. No. Instructions can make Amanda behave better. ऐसे इंस्ट्रक्शन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो अमांडा है वो इन फ्यूचर और अच्छी तरीके से क्या करे, बिहेव करे, व्यवहार करे। दैट्स वाई उसके या किसी के भी पेरेंट्स बार बार हमें क्या करते हैं, हमारी कमियों को बताते हैं कि कैसे सही करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो
राइट आंसर क्या हो, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, फिर हमको उसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। और ये आपके टेक्स्ट बुक की जो स्टोरीज हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एंड ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, जो ट्रिकी जो है वो क्या है, एक डॉग है ना, तो जो ट्रिकी है उसको परमानेंट वहाँ पे रखने के बारे में, जब वो बीमार पड़ा था तो परमानेंट गेस्ट के रूप में वहाँ पे रखा जा सकता है, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन क्या है, मिसेज पॉम्फ्रे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, कि जो मिसेज पॉम्फ्रे थी वो ट्रिकी को वापस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वहाँ का परमानेंट गेस्ट वो बन जाएगा। नहीं, मिसेज पॉम्फ्रे जो थी वो ट्रिकी को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, या फिर ट्रिकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था इसलिए वो वहाँ पे रह सकता था। ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी जो है वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा था, जल्दी से उसकी तबीयत नहीं ख़राब हो रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल का परमानेंट गेस्ट बनने लायक था। या फिर मिसेज पॉम्फ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, यस, जो मिसेज पॉम्फ्रे थी वो इतना ज़्यादा खाने की चीज़ें भेजती थी कि जो वहाँ के डॉक्टर थे वो भी इंजॉय करते थे, ठीक है ना, इसलिए वो वहाँ का क्या बन सकता था, परमानेंट गेस्ट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल जो है वो हरि सिंह को क्या सिखाता था, कुक एंड राइट, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स, राइट कुक एंड ऐड नंबर्स। तो जो अनिल है वो हरि सिंह को कुकिंग, ठीक है, राइटिंग एंड ऐड नंबर्स, ये तीनों चीज़ें सिखाता था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, 3 क्वेश्चंस बच गए। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द बुक गिफ्टेड टू अ ब्राइड बाई हिज मदर वॉज, ठीक है, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, ठीक है। तो जो द बुक गिफ्टेड टू a bride by his mother was ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉरी हम कहाँ आ गए, ओह थोड़ा हम आगे आ गए, यस 18, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा, ठीक है, जो मटिल्डा थी उनको इनमें से कौन से ऑप्शन के जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना, कि जो वो मटिल्डा थी वो क्या थी, रिच थी, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, फैशनेबल, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, एम्बिशियस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाइड, रिच, डिससेटिस्फाइड, एम्बिशियस। रिच थी, नो, जो मैटिल्डा थी वो रिच नहीं थी, ब्यूटीफुल थी, फैशनेबल थी, वो रिच आ गया तो ये गलत हो गया क्योंकि वो मिडिल क्लास थी। दूसरा क्या है, फैशनेबल थी, यस, एम्बिशियस थी, डेफिनेटली, मिडिल क्लास भी थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये जो 16 to 20 है ना, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत लगेगी, ठीक है, इसलिए आपके अगर चैप्टर्स अच्छे से रेडी हैं तो आप इजीली दे लोगे आंसर, ठीक है। फिर क्या है, भोली वॉज सेंट टू स्कूल, जो भोली थी उसको स्कूल
पढ़ने के लिए क्यों भेजा गया था? ऑप्शन ए, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, everybody else sent his daughters to school, it was necessary for her marriage. Yes, जो भोली थी उसकी शादी करनी थी, that's why उसके लिए पढ़ना ज़रूरी था, सो उसको स्कूल भेजा गया। ठीक है ना, और कोई रीज़न नहीं था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हुआ। जो पार्ट बी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब क्या करें, क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्टिव है, ये आपको लिखने हैं। फिर भी अगर इनके आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, हम आपको इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए। ओके, टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स जो आपके सेम क्लास के हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।